अस्सलाम वालेकुम। कैफ 5 FAR 2 जिसे कहते हैं उसका लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम। कल हमने कुछ थोड़ी बहुत बात की थी इस पे कि पेपर में कितने सवाल आते हैं, सिलेबस क्या है, थोड़ा सा पैटर्न देखा था। ये सफ़ा जो बच्चे आज पहला दिन आए हैं ये मिल गया उनको? कॉपी बड़ी गंदी सी कल उन्होंने की थी, पता नहीं। खैर, उसके बाद फिर हमने कल स्टार्ट किया था IAS 38 इंटेंजिबल एसेट्स। थोड़ी सी बात हमने ये की थी कि ये कुछ एसेट्स के स्टैंडर्ड्स हमने IAS 16 PPE का, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IAS 40, ये दो हम पढ़ के आए। IAS 2 बल्कि इंट्रो के अंदर आपने पढ़ा था, ये 3 स्टैंडर्ड्स हमने पढ़ रखे हैं। इस FAR 2 के अंदर हम कुछ और स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे डिफरेंट एसेट्स से रिलेटेड, जैसे IFRS 16 लीज्ड एसेट को डील करता है, राइट ऑफ यूज़ उसका नाम रखा हुआ है स्टैंडर्ड में। ऐसे ही IAS 41 में बायोलॉजिकल एसिड्स को हम डील करेंगे, गायों भैंसों वगैरह को, ठीक है। और ये जो दरख्त भी होते हैं जिंदा सलामत, ठीक है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बड़ा ही ज़बरदस्त स्टैंडर्ड है। और IFRS 9 में हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इस स्टैंडर्ड का नाम है, इसमें फाइनेंशियल एसिड्स को हम देखेंगे। और IAS 38 में इंटेंजिबल एसिड्स को हम जो है वो पढ़ेंगे। FAR 1 में थोड़ा बहुत आपको बताया जाता था, अक्सर चीज़ों के अंदर आ जाता था, तो आपको कहा जाता था कि इंटेंजिबल्स का पूरा स्टैंडर्ड आप FAR 2 में पढ़ेंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इसको आपने ईजी नहीं लेना। मैंने कल भी बच्चों को दिखाया था कि IAS 38 ये बहुत रेगुलरली आने वाला ये टॉपिक है। पिछली ये एक अटैम्प्ट पहले मिस किया था, और ये अटैम्प्ट एक्चुअली मिस नहीं है, बल्कि इस अटैम्प्ट के अंदर क्वेश्चन जो है वो फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन जो है उसके साथ इसकी एडजस्टमेंट मिक्स हुई थी, ठीक है। तो बहरहाल ये बहुत रेगुलरली टेस्ट होने वाला स्टैंडर्ड है, और इसमें भी आपसे डिफरेंट तरीके से सवाल पूछता है। वो इंशाल्लाह एक आध दिन में आपको बता दूंगा। वैसे पता ही है आपको, इसमें से डिस्कशन भी, एक्सप्लेनेशन भी आपसे कह सकता है कि दे दें, आपसे जर्नल एंट्रीज कह सकता है बना दो, इवन करेक्टिंग एंट्रीज। अब तो आप रेक्टिफिकेशन कर चुके हैं ना, बड़ा फेवरेट है का FAR 2 में भी रेक्टिफिकेशन करवाना। जितनी आपको इससे नफरत थी ना, इतनी ही इंशाल्लाह यहाँ मोहब्बत हो जाएगी, ठीक है। तो करेक्शन भी करवा लेता है आपसे, गलत एंट्रीज करवा के, ठीक है, ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग वाला काम। आपसे नोट भी बनवाता है, बिल्कुल वैसा ही नोट इसका बनता है, थोड़ी सी चीज़ों के चेंज करने के साथ, जैसे PPE के अंदर आपने नोट बनाया था। और एक्सट्रैक्ट्स तो बहरहाल हैं ही, बल्कि एक्सट्रैक्ट्स क्या, यहाँ तो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवाता है आपसे, जैसे इस अटैम्प्ट के अंदर भी आपका IAS 38 की एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट्स के अंदर आई थी, तो आ सकती है, ठीक है। तो ये बहरहाल कुछ तरीके से IAS 38 इंटेंजिबल एसेट्स को ये टेस्ट कर सकता है, 3-4 तरीके से। वो इंशाल्लाह सारे ही तरीके हम देख लेंगे। लेकिन कल हमने बात शुरू की थी इंटेंजिबल्स के ऊपर, जिसमें सबसे पहले हमने एसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक ऐसा रिसोर्स जो किसी पास्ट इवेंट की वजह से एंटिटी के कंट्रोल में आता है। पास्ट इवेंट नॉर्मली ये परचेज होती है, ठीक है, और जिससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट आने की उम्मीद होती है। और बेनिफिट रेवेन्यू का बढ़ना या कॉस्ट का कम होना, दोनों ही बेनिफिट्स हैं। फिर इंटेंजिबल की हमने, इंटेंजिबल के बारे में हमने कहा था कि इसकी 3 खसूसियात होनी चाहिए। ये आइडेंटिफिएबल होता है, नॉन मॉनिटरी होता है, और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। आइडेंटिफिएबल होने के लिए इसका सेपरेबल होना ज़रूरी है, यानी कि इसको सेपरेट करके बिजनेस से बेचा जा सके। और अगर ये लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है तो सेपरेबल होना ज़रूरी नहीं है, इसका ये राइट होना ही काफ़ी है इसके आइडेंटिफिएबल होने के लिए, ठीक है। और उसके बाद नॉन मॉनिटरी होना चाहिए, ये मनी नहीं होता। ये जैसे ये AC एक PPE है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, ये भी नॉन मॉनिटरी है, ये खुद मनी नहीं है। हाँ, इसको बेच दें तो इससे पैसे आ सकते हैं, या उधार पे बेचें तो जो रिसीवेबल बनेगा वो रिसीवेबल एक मॉनिटरी एसेट कहलाता है, यानी मनी रिसीवेबल। ये मनी रिसीवेबल नहीं होता, ठीक है। तो ये आइडेंटिफिएबल, नॉन मॉनिटरी होता है, और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, इसको टच नहीं कर सकते। कल मैंने एक बात ये भी की थी कि जैसे मिसाल के तौर पे आपको एक लाइसेंस मिला है किसी एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, किसी एक स्पेसिफिक जगह पर से लेट से फिशिंग या माइनिंग करने का, तो वो जो सफ़ा है वो सफ़ा दरअसल इंटेंजिबल नहीं है, बल्कि इस सफ़े के ऊपर जो लिखा हुआ है ना कि आपको 5 साल के लिए एक राइट दिया गया है कुछ करने के लिए, तो वो जो राइट है दरअसल वो इंटेंजिबल है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि इस सफ़े को आप टच कर सकते हैं तो ये तो टेंजिबल बन गया, इसको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बना दें। या आपका सॉफ्टवेयर जो होता है वो CD के अंदर होता है, आप कहोगे CD को तो टच किया जा सकता है। भाई CD इज़ नॉट एन इंटेंजिबल, बल्कि उसके अंदर मौजूद जो सॉफ्टवेयर है दरअसल वो इंटेंजिबल होता है। तो इंटेंजिबल की 3 खसूसियात है, आइडेंटिफिएबल, नॉन मॉनिटरी, और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस होना चाहिए, ठीक है। फिर हमने बात की थी स्टाफ ट्रेनिंग और एडवर्टीजमेंट जो है ये आपका एसेट नहीं होता, क्योंकि आप स्टाफ को ट्रेन करें, वो आपको फ़ायदा देने से पहले ही चला जाए।
आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। आपने एडवर्टीजमेंट हैवी की लेकिन आप कस्टमर को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो करेगा अपनी मर्जी ही, ठीक है। तो बहरहाल ये जो खर्चे हैं इनको आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते एज एन इंटेंजिबल, बल्कि इनको आपने क्या करना है, एक्सपेंस आउट करना है। देखो ना, स्टाफ को ट्रेन किया, अब वो ट्रेंड स्टाफ आपको जो फ़ायदा दे रहा है, तो वो स्टाफ का किससे जो फ़ायदा आपको आ रहा है, देखने में वो फ़ायदा है, तो फ़ायदा ना, ट्रेनिंग आपने दी, फ़ायदा दे रहा है। तो आप कोई बंदा ये कहे कि जो ट्रेनिंग हमने उसको दी थी इससे हमारे बिजनेस को फ़ायदा आना है, तो ये एक इंटेंजिबल है। तो स्टैंडर्ड का नहीं, स्टाफ ट्रेनिंग हो या एडवर्टीजमेंट हो, इसको आपने हमेशा क्या करना है, एक्सपेंस आउट। IAS 38 स्पेसिफिकली इनको प्रोहिबिट कर देता है कि ये दो चीज़ें जो हैं इनको आपने कैपिटलाइज एज एन इंटेंजिबल नहीं करना। फिर हमने इंटेंजिबल की बात शुरू कर दी थी। ये सब कुछ हमने कल पढ़ा है, तुम लोग आ रहे हो एक एक दिन बाद, ठीक है। मुश्किल तो नहीं लग रहा कुछ? कहीं पे लगे तो बता देना, बाकी ये चीज़ें तो इंशाल्लाह बार बार हम देखते ही रहेंगे। तो इंटेंजिबल्स हम खरीद भी सकते हैं और ख़ुद बना भी सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे टेंजिबल्स। मिसाल के तौर पे बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग हम बनी बनाई खरीद भी लिया करते थे, हम उसको खुद बना भी सकते थे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था, बनी बनाई खरीद भी सकते थे, उसको खुद बना भी सकते थे। ऐसे ही इंटेंजिबल भी आप बने बनाए खरीद भी सकते हैं, सॉफ्टवेयर जाके बाजार से खरीद, फॉर्मूला कोई जाके बाजार से खरीद लें, ठीक है। कोई डिज़ाइन किसी और का है, आप उससे जाके खरीद लें, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट मिल जाए आपको 5 साल तक, भाई आप इस डिज़ाइन की चीज़ें बनाओ। तो आप इंटेंजिबल को परचेज भी कर सकते हैं और इंटरनली जनरेट भी कर सकते हैं। परचेज करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आप टेंजिबल को लिया करते थे, आप इसको भी उसी तरह से लेंगे, यानी कि आपने इसको जब खरीदना है तो इसको कैपिटलाइज कर देना है और इनिशियल मेजरमेंट इसकी किस पे होगी, कॉस्ट पे। और कॉस्ट में क्या शामिल होता है, परचेज प्राइस और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। तो इसके अलावा कोई बात नहीं, सिंपल सा था, ठीक है। और अगर आप इसको इंटरनली जनरेट करें तो इसके ऊपर डिस्कशन ज़्यादा थी, लेकिन मैं इस तरफ बाद में आता हूँ। पहले मैंने आपको ये कहा था कुछ कि आपने ये पढ़ के आने हैं। कोई मसला आया इनमें, मसला आया है? यस, वो बात भी कर लेंगे, वो ज़रा डीप बात है, ठीक है। ज़रा जल्दी आपने पढ़ ली, माजरत, ठीक है भाई। कर देता हूँ चलो बात। जैसे ये लैपटॉप है, ठीक है, इस लैपटॉप के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये विंडोज़ जो है, ठीक है। इस विंडोज़ के बगैर ये चल नहीं सकता। तो जब ये लैपटॉप मैं ख़रीद के लाऊं, तो मिसाल के तौर पे अगर ये लैपटॉप 1.5 लाख का है और उसमें 50,000 की विंडो ही पड़ी है, तो टोटल कॉस्ट 2 लाख की, 2 लाख मैं PPE में ले जाऊँगा। यहाँ पे IAS 38 कहता है इसको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं 25,000 रुपये खर्च करके कोई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खरीद के इसमें इंस्टॉल करता हूं, तो ये फिर इंटेंजिबल है, क्योंकि इसके बगैर भी कंप्यूटर चल रहा था। ये जब आएगा इंशाल्लाह थ्योरी पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने वो खुद भी रीड करनी है, तो मैं दोबारा बता दूंगा। आपका सवाल था इसलिए मैंने जवाब दे दिया, ठीक है। चलें वापस आए, वापस मतलब अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके बिना हार्डवेयर चल ही नहीं सकता, तो उसको कहा जाता है ये इसका इंटेग्रल पार्ट है। तो उसको फिर लैपटॉप को PPE के अंदर रखोगे तो उस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की कीमत हालांकि अलग नज़र भी आ रही है, तो उस विंडो की कीमत भी उसी के अंदर ही ऐड रहे, उसको अलग नहीं। ये नहीं कि लैपटॉप उधर पड़ा है और विंडो इधर पड़ी है, उसको इकट्ठा ही रख देंगे, ठीक है। लेकिन ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और कुछ नहीं, चले। अच्छा जी, देखो शेयर ऑप्शन एक बिल्कुल भी इंटेंजिबल नहीं है, ठीक है। और शेयर्स ऑप्शन कंपनी ने बाय किए कि उसने फ्यूचर में जाके उससे शेयर्स खरीदने हैं, ठीक है। तो ठीक है, वो आपके पास जो है वो शेयर ऑप्शन की एंट्री वैसे क्या करते हैं, आपने कभी एंट्री की है? यहाँ पे सिलेबस में नहीं है वैसे, अब FAR 2 के सिलेबस में नहीं, फाइनल में जाके देख लेना, ठीक है ना। हाँ, शेयर ऑप्शंस की आप ट्रीटमेंट EPS के अंदर ज़रूर देखते हैं कि वो कन्वर्ट होकर शेयर्स बन सकते हैं। तो सिर्फ डायल्यूटेड EPS के अंदर उसका ट्रीटमेंट क्या आप अज्यूम करते हैं कि वो अगर कन्वर्ट हो जाएँ तो उसमें डायल्यूशन क्या होती है, ठीक है ना। तो बहरहाल बिल्कुल भी कोई इंटेंजिबल नहीं है वो, ठीक है। अगर आउट ऑफ मनी हो जाए फिर, अगर आउट ऑफ मनी हो जाए तो फिर एक्सपेक्टेड तो होता है, लेकिन अक्सर ऐसा चल भी रहा होता है, ठीक है। तो इसकी डिस्कशन बिल्कुल आउट ऑफ स्कोप है, इसको छोड़ दें, ठीक है जी। अच्छा, बात चल रही थी इंटेंजिबल की निशानियां और इंटेंजिबल्स पे आ गए थे। तो अगर परचेज करेंगे तो उसको क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे कॉस्ट पर। इनिशियल मेजरमेंट किस पे होती है, कॉस्ट। रिकग्निशन क्राइटेरिया इसका भी वैसा ही है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो, कॉस्ट लायबिलिटी मेजरेबल हो, तो हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं फिलहाल ज़्यादा थ्योरी की तरफ नहीं जा रहा, मैं असल में इसको आज मैं करना चाह रहा हूँ थोड़ा सॉल्व। जब ये कर लेंगे 1-2 सवाल, उसके बाद इंशाल्लाह फिर आराम से बैठ के सुकून से थ्योरी को आराम से पढ़ेंगे, जो चीज़ें रह गई वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो अगर इंटेंजिबल आपने ख़रीदा है, इंटेंजिबल अगर आपने ख़रीदा है तो उसको कैपिटलाइज करेंगे किस पर,
इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट भी होती है। और कॉस्ट में क्या कुछ शामिल हो सकता है? परचेज प्राइस और बाकी सारे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, मतलब कोई नॉन रिफंडेबल टैक्स आपने दे दिया, ठीक है, कोई आपने इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐसी दे दी जिसके बगैर वो चल नहीं सकता, एंड सो ऑन। जाहिर है अब ये प्लांट एंड मशीनरी की तरह से डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट तो नहीं होंगी इसकी, लेकिन जो ज़रूरी खर्चे हैं इसको काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए परचेज प्राइस में वो भी ऐड कर देंगे, ठीक है। और अगर, अच्छा अब यहाँ पे मैं दोबारा से स्लो हो रहा हूँ, ये सारा ना हमने रिवाइज़ किया, आप लोग लेट आए हैं, आप लोगों के लिए रिवाइज़ किया। असल बात अब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं क्योंकि आज हमने इसका ट्रीटमेंट सीखना है। अगर आपने इंटेंजिबल्स को खुद बनाया है, इंटरनली जनरेट किया है, तो मैंने आपको कहा था कि इसकी दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी में ये 5 इंटेंजिबल्स हैं और दूसरी कैटेगरी में इसके अलावा जितने भी हैं। मैंने कहा था मिसाल के तौर पे अगर दुनिया में 100 इंटेंजिबल्स एग्जिस्ट करते हैं जो आप इंटरनली जनरेट कर सकते हैं, तो 95 अकाउंटेंट्स ने एक सफ़े पे लिखे और 5 दूसरे पे लिख दिए। अब इनका ट्रीटमेंट डिफरेंट है। जो 5 हैं वो कौन कौन से हैं? गुडविल, ब्रांड, इधर नहीं देखना, मेरी तरफ देखना है, गुडविल, ब्रांड, कस्टमर लिस्ट, मस्ट हैव, पब्लिशिंग टाइटल। ये 5 इंटेंजिबल्स ऐसे हैं जो इंटरनली जनरेट ही होते हैं। गुडविल आपकी, आप अच्छा काम करते हैं, ओवर द ईयर्स आपका नाम, आपकी गुडविल बन रही है। आपने कोई ब्रांड एक लॉन्च किया हुआ है, ठीक है, वो ब्रांड विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो रिकग्निशन लेता जाता है और वो डेवलप हो रहा है, जनरेट हो रहा है, एक नाम बन रहा है, एक ब्रांड बन रहा है। मस्ट हैड मैंने कहा था, पब्लिशिंग टाइटल, मस्ट हैड क्या है? ये जो न्यूज़पेपर टाइटल होता है, जंग हो गया, नवाए वक्त हो गया, तो ये बड़े नाम हैं। अब देखो मुझे भी ये 2 नाम याद थे, अब अखबार आजकल नहीं पढ़ता तो ठीक है, तो ये मुझे अभी भी याद है, जंग है, नवाए वक्त है, मशहूर नाम है। तो ये काफ़ी सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, तो ये एक जो है वो जनरेट हुआ है, एक ऐसा एसेट जनरेट हुआ है जिससे फ़ायदा मिल रहा है इनको। मैंने कहा था ना कल कि एक जंग पड़ा हो, साथ संग पड़ा हो, साथ तंग पड़ा हो, तो हम कौन सा अखबार लेना पसंद करेंगे? संग पसंद करेंगे। अच्छा तो हम जंग उडालेंगे, क्यों? क्योंकि उनका एक नाम है। तो ये नाम आहिस्ता आहिस्ता करके उनका बना है, जो उन्होंने मेहनत से काम किया। तो ये सारे के सारे ही ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बिजनेस को फ़ायदा दे रहे हैं। गुडविल, ब्रांड, कस्टमर लिस्ट, ये सब चीज़ें आपके बिजनेस को फ़ायदा देती हैं। लेकिन अगर ये इंटरनली जनरेटेड हैं तो IAS 38 कहता है आप इनको कैपिटलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि एसिड कैपिटलाइज करने का जो रिकॉर्ड करने का जो क्राइटेरिया है, रिकग्निशन क्राइटेरिया, वो क्या है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो, वो तो प्रोबेबल है, वो तो नजर आ रहा है, फ्यूचर में बेनिफिट तो आएगा इनसे, लेकिन कॉस्ट लायबिलिटी मेजरेबल नहीं, क्योंकि आपका ब्रांड कैसे बन गया? आप अच्छे तरीके से काम करते रहे, मेहनत से काम करते रहे, ठीक है, आपकी गुडविल कैसे बनी जी? कितने रुपए आपने गुडविल बनाने पे लगाया अलग से? आप बता नहीं सकते। अच्छा, कभी धोखा देने के लिए पर्चे में कह भी देना कि जी हमें कस्टमर लिस्ट बनाने के ऊपर इतनी कॉस्ट हमने इनकर की, रिलायबली मैयर हो सकती है, तब भी आपने कहना नहीं, स्टैंडर्ड ने क्योंकि स्पेसिफिकली इन 5 को प्रोहिबिट कर दिया है, तो अब चाहे वो कहता भी रहे कि कस्टमर लिस्ट की कॉस्ट लायबिलिटी मैयरेबल है, इंटरनली जनरेटेड की, तो उसको क्या कर दो? कैपिटलाइज कर दो, तो आपने इस धोखे में नहीं आना। गुडविल, ब्रांड, मस्ट हैव, पब्लिशिंग टाइटल और कस्टमर लिस्ट, ये 5 जो हैं अगर इंटरनली जनरेटेड हैं तो IAS 38 कहता है इनको कैपिटलाइज नहीं करना। उसके पीछे वजह क्या है? कॉस्ट लायबिलिटी मेजरेबल नहीं। लेकिन अगर यही 5 में से कोई चीज़ आप किसी से जाके खरीद लें तो इंटरनली जनरेटेड रही ही नहीं ना। अगर वो इंटरनली जनरेटेड नहीं रही, परचेज्ड वाले कॉलम में आ गई, तो वो फिर जिसने जाकर खरीदी या उसने कोई पैसे देकर खरीदी ना, तो वो एग्जैक्ट पैसे की अमाउंट का उसको पता है, तो वो परचेज प्राइस और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट उसके अंदर ऐड करेगा और इनको कैपिटलाइज कर लेगा, क्योंकि वो इंटरनली जनरेटेड से ही निकल गए, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पे कल लिखा था कि इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल हो और इन 5 में से हो तो दीज 5 आर नॉट इंटेंजिबल्स, ठीक है। लेकिन if above 5 are purchased then capitalized. Got it? यहाँ तक कोई मसला? ये बात आज शुरू करनी है, लेकिन यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं। इतनी सी बात ही अभी तक हमने पढ़ी थी कल बस, ठीक है। इंटेंजिबल क्या होता है, क्या उसके अंदर 3 खसूसियात पाई जाती हैं और क्या चीज़ हमेशा एक्सपेंस आउट करनी है, और इंटेंजिबल्स ख़रीद भी सकते हैं, खुद बना भी सकते हैं, ख़रीदेंगे तो क्या करना है, और अगर इंटरनली जनरेटेड है तो इन 5 के साथ क्या करना है। यहाँ तक कोई मसला? चलें आगे। अच्छा,
अब आती है बाकी कहानी, वो इंटेंजिबल्स जो ये 5 में भी फॉल नहीं करते और इंटरनली जनरेटेड हैं, तो वो सारे के सारे इंटेंजिबल हैं। मसलन सॉफ्टवेयर है, फार्मूला है, डिज़ाइन है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ये सारे के सारे क्या हैं, इन 5 में भी नहीं आते और इंटरनली जनरेटेड भी हैं। ठीक है, तो इनकी जो एक मतलब ना ख़त्म होने वाली लिस्ट है, ये कोई सा भी एक जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस है, कोई भी एक चीज़ सवाल में दे दिया करेगा, हमने सिर्फ ये देखना है इन 5 में तो नहीं है, इन 5 में से नहीं है और इंटरनली जनरेटेड है, तो फिर ये अकाउंटिंग आज हम सीखने जा रहे हैं। इसके साथ हमने क्या करना है, ठीक है। पहली बात, परचेज किया, वो तो साइड पे हो गया। दूसरी बात, इंटरनली जनरेट किया। इंटरनली जनरेटेड कोई भी इंटेंजिबल की कहानी आपके परिचय में आए तो सबसे पहले आपने देखना है इन 5 में से तो नहीं है। ज़्यादा छेड़खानी हमेशा वो ये इसके साथ करता है, ब्रांड अक्सर कस्टमर लिस्ट के साथ भी, ये अक्सर आपके सवालों में आए होते हैं। ठीक है, वो बड़े ऐसे ना, ऐसे चलते चलते सवाल के अंदर ना बीच में ऐसे ही चलते चलते कहानी पूरी लिखोगे, बीच में ऐसे लिखा होगा कि इन्होंने इतने रुपए अपने ब्रांड की डेवलपमेंट पे भी लगाए। वो जो जज्बात के अंदर आके उसको भी कैपिटलाइज कर देंगे। नहीं 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 नहीं, ब्रांड अगर इंटरनली जनरेटेड है तो चाहे वो कोई कॉस्ट दे भी दे, आपने उसको कैपिटलाइज नहीं करना। ठीक है ना। तो जब भी कोई इंटेंजिबल इंटरनली जनरेट करने की बात करे तो सबसे पहले क्या देखना है हमने, ये 5 में से तो नहीं है। अगर ये 5 में से है तो फिर इंटेंजिबल नहीं है, और अगर खरीदा है तो फिर ये 5 इंटरनली जनरेटेड में नहीं है, फिर इसको परचेज वाला कह के कैपिटलाइज कर सकते हैं। और अगर इन 5 में से नहीं है तो अब हम ये ट्रीटमेंट करने लगे हैं जो ज़्यादा सवाल आपके आते हैं इस एरिया में से। ठीक है, शुरू करें बात। अच्छा, अब मैंने कल मिसाल दी थी फार्मूला की। ठीक है, कि हम कोविड आया तो हमने कहा चलो जी अब ये कोविड की वैक्सीन और भी लोग बना रहे हैं, हम भी बनाते हैं। जो पहले बना लेगा कामयाब वैक्सीन, वो फिर उसको कमर्शियल लेवल के ऊपर बनाएगा और बेचेगा, फ़ायदा उठाएगा। ठीक है, अब वो फार्मूला जब बनना है तभी फ़ायदा देना है ना। ठीक है, लेकिन हमने इस पे काम शुरू कर दिया। ठीक है, हमने यार पिछली बार ना मैंने एक लेबॉर्ट्री बनाई थी, अल्लाह करे मुझे मिल जाए, मतलब बनाई नहीं थी, तस्वीर लगाई थी। ये जो बैठा है ना साइंसदान, ये साइंसदान, ठीक है, इसको हमने बिठा दिया है, ये हमारी लेबॉर्ट्री है। अब हमने वैक्सीन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब देखो ये लैब को सामने रखो, ये इसके अंदर बहुत सारा इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, इसकी डेप्रीसिएशन भी हो रही होगी, कॉस्ट तो नहीं ना खर्चा होता। ठीक है, ये इक्विपमेंट कई साल चलना है, इसकी डेप्रीसिएशन, ये एक्सपेंस हो रहा है। फिर ये काफ़ी रोशन है, आपको खिड़की से रोशनी आ रही है, हाँ ठीक है, थोड़ी लाइटें अंदर भी लगी हुई होंगी। ठीक है, उसके बाद ये जो भाईजान बैठे हुए हैं इनको तनख्वाह भी हमने देनी है, ये कागज़ पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे खर्चे हमारे, इसलिए वो बाकी भी उठ के गए हुए हैं, किधर ही बैठा हुआ है, एक उस तरफ देखो, इधर भी जगह, काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे। इस वक्त ज़रा लंच ब्रेक हुई है, तो ये इसका रोज़ा है। ठीक है, तो इसलिए ये बैठा काम कर रहा है, बाकी सारे गए हुए हैं। अब ये लैब जो है इसके अंदर खर्चे इनकर होना उसी वक्त से शुरू हो गए जिस वक्त हमने इनको बिठाया, हमने कहा चलो भाई कोविड की वैक्सीन का फॉर्मूला तैयार करो। ठीक है, लेकिन अभी देखो ये कितना परेशान बैठा है, इसको पता ही कोई नहीं है कि ये कोविड होता है क्या और इसकी वैक्सीन में क्या चीज़ आनी चाहिए, परेशान बैठा है अभी। अब खर्चे तो शुरू हो गए हैं, अब 1 दिन गुजरा, 10 दिन गुजरे, महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजर गए, इनके हाथ कुछ नहीं आ रहा। तो जितने खर्चे तो नहीं रुक रहे, डेप्रिसिएशन तो नहीं रुकती। ठीक है, ये बिजली का बिल आना तो नहीं रुक जाएगा, इनके ये क्या खाना खाना छोड़ देंगे कि इनकी वैक्सीन नहीं बन रही है। ठीक है, इनको तनख्वाह तो मंथली बेस पर दे रहे हैं। ठीक है, ये सारे खर्चे तो हो रहे हैं। तो 10 दिन गुजरे, महीना, 2, 3, 4, 5 महीने गुजर गए, अभी तक कोई समझ नहीं आ रही इनको, ये बस ऐसे अंधेरे में हाथ पांव मार रहे हैं। तो इस फेज को कहा जाता है रिसर्च फेज। क्या कहा जाता है जी? अब मुझे खुद सोच कर बताएं, कॉस्ट तो रिलायबली मेजरेबल हो सकती है, आप इन 5 महीनों का बिजली का बिल ले लें, इन साइंसदानों की तनख्वाहें ले लें, इनकी डेप्रिसिएशन निकाल लें, लेकिन क्या फ्यूचर बेनिफिट प्रोबेबल हो गया? तो इसका मतलब रिसर्च फेज के सारे खर्चे क्या होंगे? एक्सपेंस ऑफ। एसेट नहीं बना सकते, क्या होगा? एक्सपेंस ऑफ। फिर एकदम से ये सब जो उठ के गए हुए थे, तो इसके सामने तजर्बा करते हुए एक चीज नजर आई, इसको एक उम्मीद की किरण नजर आई, और ऐसे सबको इकट्ठा किया, ने कहा आ जाओ, कुछ शक्ल नजर आने लग गई है, वैक्सीन बनने की तरफ जा रही है। अब डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो गया। स्टैंडर्ड ने अभी भी एहतियात करानी है। स्टैंडर्ड ने कहा है डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हुआ है, लेकिन मेरे कुछ क्राइटेरिया हैं, पहले वो मीट होने चाहिए। 6 क्राइटेरिया स्टैंडर्ड ने दिए हैं कि जब तक डेवलपमेंट शुरू भी हो गई, यानी कि इनको कुछ ना कुछ नजर आना शुरू
हो गया है, इन्होंने तैयारियां पकड़ ली हैं, लेकिन अभी भी स्टैंडर्ड कहता है मेरे कुछ क्राइटेरिया, 6 क्राइटेरिया हैं, वो 6 क्राइटेरिया अगर मीट नहीं हुए तो चाहे डेवलपमेंट फेज में भी दाखिल हो गए हैं आप, जितने खर्चे हो रहे हैं वो सारे के सारे क्या करो, एक्सपेंस ऑफ। ठीक है, सही है। और जिस दिन 6 क्राइटेरिया मीट हो जाएंगे उस दिन से ऑनवर्ड्स जो भी खर्चे हैं, ये ज्यादा अच्छी समझ आएगी, अभी सवाल करते हैं, फिगर सामने आएंगी, अकाउंटेंट्स है ना आप लोग, मुंशी लोग हैं जी, तो डेबिट क्रेडिट सारी चीजें नजर आएंगी ना, फिगर सामने आएंगी, ये बहुत बेहतरीन नजर आएगा, ठीक है, समझ आएगा सारा कुछ, ठीक है। लेकिन इस लेबोरेटरी को यहीं पे रखते हैं और इस सेशन वाले पे आ जाते हैं जी, यहाँ पे थे, ठीक है। तो ये मैंने कल बताया भी था कि रिसर्च फेज जब तक चल रहा है सारे खर्चे जो कॉस्ट्स इन रिसर्च, ऑल कॉस्ट जो इनकर हुई हैं, बना रहे हैं ना, तो कॉस्ट तो इनकर हो रही हैं, वो कॉस्ट जो इनकर हो रही हैं वो सारी की सारी कहाँ जाएंगी, एक्सपेंस ऑफ। और जिस दिन डेवलपमेंट में आप दाखिल हो गए तो आपने ये नहीं कहना डेवलपमेंट फेज कैपिटलाइज, ना 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 ना, डेवलपमेंट फेज में अगली शर्त क्या है, 6 क्राइटेरिया मीट हो गए, 6 क्राइटेरिया मेट, इफ नो देन डेवलपमेंट इज पैडी वाली डेवलपमेंट। तो इस डेवलपमेंट से भी अभी हमें कोई खास उम्मीद नहीं है, हो सकता है हम कामयाब हो पाए, हो सकता है अभी भी कुछ ज्यादा डेवलपमेंट में आ गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ शक शुबा बाकी है। तो इस डेवलपमेंट फेज के खर्चों को भी, कॉस्ट को भी क्या करेंगे, और जिस दिन ये क्राइटेरिया मीट हो जाएगा तो उस दिन से ऑनवर्ड्स क्या करेंगे, इसको कैपिटलाइज करेंगे। और जब तक फिर ये अगले 2-3-4 महीने इस क्राइटेरिया मीट होने के बाद जितने महीनों का खर्चा फिर होगा वो क्या होगा। और ये क्या हो रहा है, जैसे बिल्डिंग बन रही होती थी, बिल्डिंग में रिसर्च और बुरी डेवलपमेंट होती थी, तो बिल्डिंग में तो बस पहली ईंट रख दी तो CWIP, बिल्डिंग CWIP डेबिट और कैश क्रेडिट शुरू हो गया ना काम। लेकिन यहां पर भी CWIP ही है, ये इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ही है। लेकिन किस दिन से डेबिट होना शुरू होगा, जिस दिन 6 क्राइटेरिया मीट होंगे। उसके बाद जितने खर्चे हो रहे हैं, उसके बाद साइंसदानों को दी जाने वाली तनख्वाह है, चाहे तजर्बे करने के लिए मटेरियल है, चाहे उस दिन से ऑनवर्ड्स इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन है, चाहे उस दिन से ऑनवर्ड्स लेबोरेटरी के बिजली के गैस के बिल हैं, वो सब कुछ क्या होने लग जाएगा, कैपिटलाइज। उसकी एंट्री फिर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट नहीं होगी, उसकी एंट्री इनटेंजिबल लेकिन इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट कैश क्रेडिट में लग जाएगा। और जिस दिन ये इंटेंजिबल पूरा हो जाएगा उस दिन से ऑनवर्ड्स फिर इसको अमोर्टाइज करेंगे, जब ये रेडी टू यूज होगा। यानी CWIP से फिर इसको निकाल लेंगे, इंटेंजिबल बनाएंगे और फिर इसको यानी कि फिर हम क्या कहेंगे, हम वैक्सीन तैयार होगी ना जिस दिन, उस दिन तैयार वैक्सीन देंगे अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, उन्हें कहेंगे ये पकड़ो फार्मूला, इसके तहत बनाओ हजारों लाखों करोड़ों वैक्सीनें और बना के दवाइयां फेरो लोगों की। अब ये बन गई है तो कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होनी है। तो ये है वो फायदा जिसका इंतजार था आपको, जो आना शुरू हो गया। अब अगले 5 साल तक इस फॉर्मूला के तहत अगर आपने ये वैक्सीन बनाकर बेचनी है तो ये फॉर्मूला अगले 5 साल अब आपको फायदा देगा। तो 5 साल पे इस कॉस्ट को क्या कर लो, अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है। ठीक है, ये बात समझ आई, कुछ थोड़ी बहुत चल। तो अब अभी भी मेरा दिल है कि रिसर्च फेज में क्या एग्जांपल्स हैं, डेवलपमेंट की क्या एग्जांपल्स हैं, 6 क्राइटेरिया क्या हैं, इस तरफ नहीं जाते, बल्कि पहले एक सवाल कर लेते हैं जिसके अंदर ये चीज़ें हम प्रैक्टिकली देख लें, ज़रा एंट्रियाँ शैंट्रियाँ कर लें। क्या ख्याल है, ठीक है, आओ ज़रा, चलो फिर चलिए आए ज़रा। वो जो हैंड आउट था आपका, वो जिसमें आपके ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस थे, पर मेरा दिल है ज़रा थ्योरी ज़रा एंड पे रख लेते हैं, जब आपको नींद आ रही होगी तो मैं सोए को पढ़ा दूंगा। क्या ख्याल है, जरा पहले न्यूमेरिकल कर लें। ये जनाब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए। ये आपकी किताबों में आपके नोट्स में पेज नंबर 237 होगा, किताबों में भी यही है, 1-2 दिन में आ जाएगी किताब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। अच्छा जी, ज़रा क्वेश्चन के ऊपर एक नज़र करम फरमाएं, यानी कि उसकी ज़ियारत करें क्वेश्चन की ज़रा।
हाँ जी, ऑन यकम जनवरी 2010, यानी 2010 के पहले दिन, ये मेरे ख्याल में ना हम यूँ लिख लें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये 2010 का साल, ये 3 साल पे काम चलना है, मैंने ज़रा देखा है, नज़र मारी है। ऑन यकम जनवरी 2010 एन एंटिटी स्टार्टेड रिसर्च ऑन अ प्रोजेक्ट टू बिल्ड अ फॉर्मूला। चलो अच्छा, सवाल में पहला फॉर्मूला ही आ गया, ठीक है। तो यकम जनवरी 10 को इन्होंने रिसर्च शुरू की। ऑन यकम जनवरी 11 डेवलपमेंट फेज स्टार्टेड। ये क्या है जी? यकम जनवरी 10, ये क्या है जी? यकम जनवरी 11, ये क्या है जी? यकम जनवरी 12, ठीक है जी। अच्छा, अब यकम जनवरी 10 को इन्होंने क्या किया है, ये टाइमलाइन नहीं बनाया करेंगे, मैं वैसे मैं बना दिया करूंगा, आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे हम डेट साइड पे लिख लिया करेंगे सवाल के, आसानी रहेगी, इसमें पर टाइम ज़ाया हो जाता है, ठीक है। यकम जनवरी 10 पे रिसर्च स्टार्ट की इन्होंने फॉर्मूला बनाने के लिए। यकम जनवरी 11 पे इधर डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। अब चुप होगा तो फिर इसी दिन से हम कहेंगे अच्छी है, लेकिन चुप नहीं है, बोल रहा है। क्या कह रहा है? बट 6 क्राइटेरिया फॉर, अच्छा पर्चे में नॉर्मली ऐसे लिखा होगा ICAP के पर्चों में, या फिर 6 क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया का नाम लिखा होगा। ज़िंदगी आसान है, सारे 6 कोई आपको पूरे करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जहन में होना ज़रूर चाहिए मोटी मोटी बात के 6 क्राइटेरिया हैं कौन कौन से, कहीं MCQ में कोई काम दे जाता है, ठीक है, कि वो जो है वो 6 क्राइटेरिया है ना, तो वो उनमें से वो मतलब 2-3 लिख कर सही वाले और 2-3 गलत वाले लिख कर कह देगा कौन कौन से 6 में है कौन से नहीं है, तो पता होना चाहिए बस, बाकी रिप्रोडक्शन नहीं आती इसकी, ठीक है। अच्छा, तो क्या कह रहा है? बट 6 क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग इंटेंजिबल, लेकिन 6 क्राइटेरिया इंटेंजिबल रिकॉर्ड करने वाले हैं, वो कब मेट हुए? वर ओनली मेट ऑन 30/9/11। यानी ये जो यकम जनवरी 11 से 30/9/11 तक के 9 महीने हैं, इसमें जो डेवलपमेंट चली है वो डेवलपमेंट कौन सी है? बुरी वाली डेवलपमेंट। यानी उसको भी क्या करना है, उस अरसे के खर्चों को भी क्या करना है? एक्सपेंस आउट। अच्छा, अब इसका मतलब फिर यकम अक्टूबर 11 से, वो कह रहा है ना इस दिन मीट हो गए, तो उससे ऑनवर्ड फिर कौन सी डेवलपमेंट चल रही है? अच्छी वाली, कैपिटलाइज होनी है। डेवलपमेंट वॉज कंप्लीटेड ऑन 31 अक्टूबर 2000 और हमारा फॉर्मूला 31 अक्टूबर पे कंप्लीट हो, ठीक है। आगे वो फिर बात की बात है, फिलहाल तो ये नज़र आ रहा है हमें कि हम येलो कलर रिसर्च के लिए यूज़ किया करेंगे, ठीक है। तो यकम जनवरी 10 को रिसर्च शुरू हुई, ठीक है जी, और यकम जनवरी 11 को डेवलपमेंट तो शुरू हो गई, लेकिन 6 क्राइटेरिया किस दिन जाकर मीट हुए हैं? 6 क्राइटेरिया जाकर हमारे मीट हुए हैं 30 सितंबर पे, यहाँ पे ऐसा ही है। सितंबर 2011 पे, ठीक है जी। और फिर वो आगे कहते हैं कि जी और तो और 31 अक्टूबर पे ये पूरा भी हो गया, 31 अक्टूबर यहाँ पे, ठीक है जी, डन जी। अब कहानी कुछ ऐसे है, डेवलपमेंट जो बुरी वाली है, ग्रीन सिग्नल इसको भी नहीं मिलना, तो इसको कौन सा सिग्नल लगाएं फिर? इसको नहीं, रेड तो नहीं, इसको ना कोई ऐसे, अच्छा भाई, अच्छा ठीक है, तो ऐसा करो डिफरेंट भी हो जाए, हल्का सा भी हो जी। डेवलपमेंट तो है लेकिन बुरी वाली, तो स्काई ब्लू कलर इसका हम रख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो अच्छी डेवलपमेंट उसको ग्रीन सिग्नल दे दें, ठीक है जी। और फिर जिस दिन ये एसेट तैयार हो गया, उससे ऑनवर्ड्स प्रोडक्शन वालों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो उससे ऑनवर्ड इसको जो मोटाइज करना है उसको बेशक आप रेड कलर से, अब रेड कहाँ है? रेड है ही नहीं, ओह माय गॉड, फरोजी को रेड कर देते हैं जी। अच्छा जी, बस ये सारा ये 38 है और कुछ भी नहीं। अब ये देखो अगली अहम बात, ये बात समझ आई है? रिसर्च स्टार्ट हुई यकम जनवरी को, डेवलपमेंट स्टार्ट हुई यकम अक्टूबर को, डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई 31 अक्टूबर पे, ठीक है। रिसर्च वाले फेज के सारे खर्चे, डेवलपमेंट फेज बुरी वाली के सारे खर्चे, डेवलपमेंट अच्छी वाली शुरू होने से लेकर जिस दिन डेवलपमेंट कंप्लीट हुई इस दिन तक के सारे खर्चे कैपिटलाइज,
और इस दिन के बाद मजीद जैसे वो एसेट रेडी टू यूज हो जाता तो हम कहते थे और कॉस्ट ऐड ना करो, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई तो और कॉस्ट ऐड ना करो, इंटेंजिबल कंप्लीट हो गया तो और कॉस्ट इस इंटेंजिबल की कॉस्ट में ऐड ना करो, बल्कि आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करो और अमोर्टाइजेशन। यहाँ तक को मसला। अब आते हैं अगली अहम बात की तरफ। लाइफ है 7 साल, ये तो ठीक है, ये 7 साल तो ये आपने अमोर्टाइजेशन के लिए यूज़ करना नहीं है, एंड पे देख लेंगे, ठीक है। असल अहम बात ये मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ, ये क्या, फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड इवनली। इन 2010 50 मिलियन का खर्चा हुआ। अब मेरा सवाल है 2010 में ये कितने महीनों का खर्चा लग रहा है आपको? 12 महीनों का, वो बाद में देखते हैं। 2011 के अंदर 12 महीने का कॉस्ट ये नहीं कहना चाहिए, डिटेल ऑफ कॉस्ट्स, ये मैं कह रहा हूँ डिटेल ऑफ, ये कॉस्ट जो है, कॉस्ट्स की डिटेल क्या है, ये 12 महीनों की कॉस्ट है। एक्सपेंस बनाना है या एसेट बनाना है ये हम बाद में देखेंगे, फिलहाल तो मैं कह रहा हूँ ये कितने महीने का खर्चा है, कॉस्ट। ओके, 11 के अंदर से 60 मिलियन खर्चा हुआ, ये कितने महीनों का खर्चा लग रहा है आपको? 12 महीनों का। और 2012 के अंदर भी ये 10 महीनों का है या 12 का है? 10 का है या 12 का है? कितने बच्चे कहते हैं 12 का है, कितने कहते हैं 10 का है? कितनों को समझ नहीं आई हम क्या बात कर रहे हैं? वो भी एक कैटेगरी होती है जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया। मेरा सवाल 2012 में वो कह रहे हैं फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड इवनली। 2012 में 25 मिलियन इवनली इनकर हुआ। मेरा सवाल, ये कितने महीनों के अंदर इनकर होता रहा? अच्छा, पहले ज़मानों के अंदर तो 95% बच्चे ये गलती करते थे कि यहाँ 12 लिखते थे, ठीक है, उनको बताना पड़ता था कि नहीं ये 12 नहीं है बल्कि ये 10 महीने हैं, ठीक है। लेकिन माशाल्लाह इम्प्रूवमेंट काफ़ी है, ठीक है। अब तो बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। 10 तो 10 महीनों का ये खर्चा है। अब जिनको 12 वाला जो मामला है उनसे फिर थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए, क्योंकि 10 वालों को तो मसला है नहीं, ठीक है। तो भाई बात ये है, उसने सारी कहानी इस रिसर्च और डेवलपमेंट की और उसने 31 अक्टूबर पे डेवलपमेंट को कंप्लीट करा दिया। अब अगर तो ये 25 मिलियन पूरे 12 महीनों का होता तो सवाल स्पेसिफिकली ये बात बताता कि ये 25 मिलियन पूरे 12 महीनों से रिलेट करता है। उसने क्या बोला, एंटिटी स्टार्टेड रिसर्च, डेवलपमेंट फेज स्टार्टेड ऑन दिस डेट, 6 criteria met on this date, development was completed on this date, life of intangible is 7 years, following are detailed expenses which are incurred evenly over the period of this research and development। और क्या, तो जब डेवलपमेंट ही 31 अक्टूबर खत्म हो गई तो इससे आगे खर्चा अज्यूम करना ये इंतहाई बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। हाँ, अगर आप इस पर वज़ीद हैं कि नहीं ये 12 महीनों का ही है, ऐसी बात बताएं तो वो तब होता जब वो सवाल में खुद कह देता कि ये पूरे साल का खर्चा है। अगर ऐसी बात ना कहे तो हमेशा हर सवाल में ऐसे ही करना है, कहीं पर इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है कि जिस साल में डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी उस साल के अंदर आपने इस खर्चे को सिर्फ उतने अरसे तक का ही लेना जिस अरसे तक डेवलपमेंट चली। ओके, तो पहले ज़मानों में ये गलती ज़्यादा बच्चे करते थे, इस ज़माने में ये गलती कम बच्चों ने की। कोई बात नहीं, मैं तो अपने जैसे मेरे जैसे सारे हैं ना जो गलती करते हैं, बाकी तो बड़े लायक बच्चे, ठीक है। चलो जी, ये मसला भी हो गया। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था असल में आपको कि ये टाइमलाइन आपने बना के टाइम ज़ाया नहीं करना, बल्कि आप ना इस सवाल को यूँ पढ़ा करेंगे, ऊपर वाले को छोड़ें, ठीक है। आप सवाल पढ़ते जा रहे हैं, आपने देखा ऑन यकम जनवरी रिसर्च स्टार्टेड, तो आपने यूँ लिखा जी यकम जनवरी 10 पे, यूँ पर्चे में आप साइड पे ना वर्किंग में छोटी सी वर्किंग हेडिंग दें, तो यकम जनवरी 10 रिसर्च स्टार्टेड, ऐसे शॉर्ट, ठीक है। उसके बाद यकम जनवरी 11 डेवलपमेंट स्टार्टेड, फिर 30/9/11 6 क्राइटेरिया मेट, ऐसे ही अपने समझने के लिए छोटा साइड पे लिख रहे हैं, ठीक है। 6 क्राइटेरिया मेट, और फिर 31 अक्टूबर 2012 पे डेवलपमेंट कंप्लीट। बस ये आपने करना, ये इतना आप साइड पे लिख लें। अब आपके सामने रिसर्च से डेवलपमेंट तक एक्सपेंस, डेवलपमेंट से 6 क्राइटेरिया मीट होने तक बुरी डेवलपमेंट, ये भी एक्सपेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का अरसा कैपिटलाइज, और इसके बाद वाला अमोर्टाइज। तो टाइमलाइन में आगे टाइम ज़ाया नहीं करना। ओके, ठीक है जी। अच्छा, अगली बात, ये इस तरह से कहानी अब बन चुकी है कि आपका जो ख़र्चा है
अजीब सा रंग ये जो है, ये पहले साल में कितना खर्चा है जी? ये पूरे 12 महीने का है। दूसरे साल में 60 मिलियन है, ये भी पूरे 12 महीनों का। लेकिन देखो इस 60 के ऊपर एक तलवार चल गई है तो पूरे साल का, लेकिन इसमें से 9 महीने का खर्चा जो है, देखो ना, आधा अंडा गया, तो 9 महीने का एक्सपेंस है और 3 महीने का कैपिटलाइज होना शुरू हो चुका, इंटेंजिबल बनना शुरू हो गया। अब 31 दिसंबर 2011 की शाम को ये इंटेंजिबल बना नहीं है पर बन रहा है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन, इन प्रोग्रेस, ये इंटेंजिबल होगा। ठीक है, ऐसे टाइम से रोज आओगे ना इंशाल्लाह, तो अगली बार फिर बैठना पड़ेगा क्लास में। ऐसे टाइम से जो आओगे, कितना टाइम पे आए हो ना। और फिर ये जनाब कितने महीनों का? ये 10 महीनों का। ये इसके ऊपर नहीं तलवार चलवानी, ठीक है जी, गॉट इट। चलते हैं आप एंट्रीज की तरफ। ठीक है, वैसे रिक्वायरमेंट क्या है मैंने नहीं देखी, छोड़ें आप, रिक्वायरमेंट क्या करना, चलो एंट्रीज करते हैं जी। ठीक है, रिसर्च पहले 2010 के साल की एंट्री, 2010 की एक ही एंट्री है, रिसर्च एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 50। 2011 के साल की 2 एंट्रीज, बल्कि एक ही एंट्री कंबाइन कर दो, रिसर्च एक्सपेंस 60 इंटू 9/12। अच्छा, डेवलपमेंट भी एक्सपेंस हो सकती है, डेवलपमेंट एक्सपेंस, वही तो कह रहे थे, ये बुरे अरसे की ये। अच्छा, रिसर्च खत्म होगी, सॉरी, कोई नहीं, एक्सपेंस ही है ना, डेवलपमेंट एक्सपेंस कितना, 60 इंटू, इसको रिसर्च ना कहें, डेवलपमेंट है, लेकिन बुरी है तो इसलिए एक्सपेंस। ठीक है, तो डेवलपमेंट एक्सपेंस 60 इंटू 9/12, इंटेंजिबल WIP CWIP, ठीक है, वो 3/12, और बस कहानी खत्म, कैश क्रेडिट। और तीसरे साल के अंदर जाकर 31 अक्टूबर तक ये 25 इंटेंजिबल बनेगा, और फिर इस CWIP को रिक्लासिफाई करके इंटेंजिबल बना लेंगे। ठीक है, करें ये काम। चलो ठीक है, चलते जाओ। देखो जरा एक ब्लू मार्कर भी निकाल। जी बेटा माजरत, आमिर भाई के सेल ख़त्म हो गए थे तो कैमरे गए। अच्छा जी, तो मैं कहाँ पे था जब आवाज़ आना बंद हुई? तकरीबन यहीं पे था। चलें, बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हमने ये, जब मैं बात कर रहा था तब तो आ रही थी ना आवाज़, वहम में डाल दिया आपने। बहरहाल एंट्रीज करके देख लेते हैं, जब मैंने एंट्रीज बोली हैं वहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। तीनों साल की अलग अलग एंट्रीज करते हैं, खर्चा सारी डिस्कशन आपके सामने है। तो जनरल एंट्रीज में आते हैं। जर्नल एंट्रीज, याद आया जर्नल एंट्रीज से, कल इम्पेयरमेंट वाले सवाल की जर्नल एंट्रीज आपकी मैंने छोड़ी थी और आपको मैंने कहा था आते साथ मैंने करवानी है। कितने शरारती हैं आप लोग। अभी इसके बाद वो करना है, अब इसके बाद याद कराना है, ठीक है ना, बड़े आप लोग काम चोर हैं, मुझे लग गया पता। 2010 पहले दिन ही पता लग गया मुझे जी। एंट्री बोलो, रिसर्च एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, कितने से? 50,000 से। 50 मिलियन है, वह फिर 50 ही कर लो इधर लिख लेते हैं फिर रुपीज इन मिलियन। ठीक है जी, रिकॉर्डेड रिसर्च एक्सपेंस। बस 2010 के अंदर तो यही एंट्री थी। 2011 के अंदर डेवलपमेंट है, पर बुरी भी है और अच्छी भी है। तो 60 को तोड़ ले, ये 60 12 महीनों का एक्सपेंस है, ठीक है, तो इसको 9/12 और 3/12 कर ले, तो डेवलपमेंट ही है, लेकिन डेवलपमेंट बुरी वाली है, इसलिए डेवलपमेंट को P&L में फेंकना, एक्सपेंस बनाओ। तो डेवलपमेंट एक्सपेंस डेबिट, फिर इनटेंजिबल CWIP डेबिट और कैश क्रेडिट। इकट्ठी एंट्री कर दी, अलग अलग भी कर सकते हैं। ये नजर आ रहा है क्या लिखा हुआ? समझ आ रहा है? सॉरी थोड़ा सा जरा जी। कैश कितना? अब ये 60 जो है इसको 9/12 करके एक्सपेंस में फेंक दो, और इसको 3/12 करके कैपिटलाइज कर लो जी। 45 और 15,
ठीक है। उसके बाद जी 2012 में अच्छी डेवलपमेंट चल रही है। अच्छा, एक और मसला भी हो सकता था, अगर मिसाल के तौर पे इस 25 को बांटना पड़ता। ये किसी अगले सवाल में काम आएगा, फिलहाल तो नहीं आ रहा, लेकिन चलो एहतियातन तैयारी कर लें। मिसाल के तौर पे ये जो 6 क्राइटेरिया, ये यहाँ पे 1 फरवरी को जाके मीट हुआ होता, तो इस 25 का 1 महीना एक्सपेंस में जाना था और इस 25 के 9 महीने कैपिटलाइज होने थे। तो आपने 25 को 1/12 और 9/12 नहीं करना था, 1/10 और 9/10 करना था। ये भी करना पड़ सकता है कभी आपको। खैर अभी तो ऐसा नहीं हुआ, पहले ही मामला ख़त्म हो गया। अब ये 25 का 25 जो है ये कहाँ जाएगा? CWIP इंटेंजिबल में। तो इंटेंजिबल डेबिट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और कैश क्रेडिट। कितने से जी? 25। हो गया कंप्लीट। मैं डेट्स नहीं लिख रहा, बस सिंपल एंट्रीज करते जा रहे हैं। अब इंटेंजिबल कंप्लीट हो गया। इंटेंजिबल की कॉस्ट कितनी? ये तो एक्सपेंस में गया, ये भी एक्सपेंस में गया, ये 15 और ये 25, ठीक है। तो टोटल 40 जो है ये इंटेंजिबल में ऐड हो चुका है। तो हमने कहा जी अब इंटेंजिबल डेबिट कर लो और इंटेंजिबल CWIP को क्रेडिट कर लो। तो इंटेंजिबल में कितना डेबिट करें जी? 15 और 25, टोटल ये 40 इंटेंजिबल में डेबिट करके और वर्क इन प्रोग्रेस को, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को क्रेडिट कर दो। खत्म कर दो इसकी कहानी। लेकिन अब अगला मसला आ गया। ये 31 अक्टूबर को हमने हवाले कर दिया है अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कि अब इसको यूज करना शुरू कर दो। इस दिन से ऑनवर्ड यानी 1 नवंबर 12 से ऑनवर्ड्स इस फॉर्मूला ने हमें 7 साल फायदा देना है। कितने साल? तो अब उसमें से 2 महीने का फायदा तो इस साल में ले चुके, तो 2 महीने इसकी अमोर्टाइजेशन चार्ज करनी पड़ेगी। तो अमोर्टाइजेशन की एंट्री पास कर लेते हैं। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन कर दो या इंटेंजिबल कर दो, आपकी मर्जी है। बहरहाल अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट कर दें। एंड पे लिख रहा हूँ, नजर आएगा? ये यहाँ पे नजर आएगा। ये 40 रुपए का इंटेंजिबल डिवाइडेड बाय 7 पूरे साल की अमोर्टाइजेशन इनटू नवंबर दिसंबर 2 महीने की। जी 1 कर दूं? हाँ 12, सॉरी जी, ठीक है। आंसर सही बताया ना आपने? तो ये जनाब आपका IS 38 है, उसकी जर्नल एंट्रीज है। कोई मसला? आसान है मुश्किल है? लग जाएगा पता। मुझे आसान ही है, वैसे आसान ही है। FAR 2 सारी ही आसान है। सबसे मुश्किल इंट्रो होती है, तो उसके बाद FAR 1 होती है, उससे आसान हो जाती है, फिर FAR 2 उससे भी आसान हो जाती है, फाइनल सबसे आसान। हाँ नहीं लग रहा आसान आपको FAR 2? अच्छा इंट्रो मुश्किल लगता था या FAR 1? FAR 1। अच्छा असल में वो इंट्रो कैफ में चला गया ना, ओ इंट्रो PRC में। जब इंट्रो कैफ में होता था तो फिर इंट्रो मुश्किल लगता था, ठीक है ना। तो पहला पेपर है ना जरा अकाउंटिंग का लिखने वाला, इसलिए थोड़ा तंग करता है। कोई नहीं, ये तो बहुत ही आसान लगेगा आपको। FAR 1 से लड़ाई झगड़ा करने के बाद इट विल बी अ पीस ऑफ नॉट अ पीस ऑफ केक। अच्छा जी, कोई मसला है तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो एक्सट्रैक्ट्स की तरफ चलें, ठीक है जी। तो अब रिक्वायरमेंट क्या थी? जर्नल एंट्रीज करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस 3 साल का बनाना है, और चलो बना लेते हैं जी। तो प्रॉफिट एंड लॉस उसने लिखा, तो मैं भी वही लिख रहा हूँ, लेकिन जाहिर है रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स ही बना सकते हैं, मुकम्मल तो नहीं बना सकेंगे। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010, 11, 12, तो 2012 भी बनाना है, 11 भी बनाना है और 10 भी बनाना है।
ठीक है जी। तो मुझे बताएं, अच्छा वैसे ये एंट्रीज करके एक्सट्रैक्ट्स बनाने पड़े ज़रूरी तो नहीं है, छोड़े उन एंट्रीज को, डायरेक्ट देखते हैं इस सवाल को, यहाँ से कोशिश करते हैं दोबारा करने की, डायरेक्ट भी करना पड़ सकता है ना, ठीक है। तो 10 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पीएनएल के अंदर क्या जाना है, 50 रुपये का एक्सपेंस, और बैलेंस शीट में कख भी नहीं जाना, कुछ नहीं जाना, वेरी गुड। 2011 में पीएनएल के अंदर क्या जाना है, 50 जमा 45, पीएनएल फॉर द ईयर बनता है, पिछले साल का एक्सपेंस तो पिछले साल में रिकॉर्ड हो गया, तो इस साल 60 में से 9/12 यानी 45 एक्सपेंस में जाएगा, लेकिन 15 रुपये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, एक एसेट तैयार हो चुका है जो बैलेंस शीट डेट पर आपकी बैलेंस शीट में नजर आएगा, ठीक है। तो ये दूसरे साल के अंदर होगा, डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, और तीसरे साल में ये 25 भी उसी इंटेंजिबल में ऐड होगा, 15 और 25 40 होगा, फिर इस ईयर एंड के अंदर अमोर्टाइजेशन से गुजार के इसको 39 की बुक वैल्यू पे शो कर देंगे, ठीक है। तो ये क्विकली बन जाने वाले अकाउंट्स हैं, कोई इतना मुश्किल काम है नहीं, ठीक है। दोनों ही साथ साथ ओपन कर लेते हैं, बैलेंस शीट भी ओपन कर लेते हैं, उसके अलावा बैलेंस शीट लिखा है तो मैं भी वही लिख लूँ, बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स एज ऑन बनते हैं, तो एज ऑन 31 दिसंबर 2010, फिर 2011 और फिर 2012 जी। अब 2011 के अंदर एंट्रीज देख के तो फिर मतलब बचता ही कुछ नहीं ना, ठीक है, इसलिए मैंने कहा चलो डायरेक्ट देख लेते हैं। तो 2010 के अंदर रिसर्च एक्सपेंस आ गया, कितना, 50, ऊपर रुपीज इन मिलियन लिख लेना। 2010 में 11 में फिर कोई रिसर्च एक्सपेंस नहीं ना, 12 में कोई रिसर्च एक्सपेंस है, ठीक है, लेकिन 2011 के अंदर कुछ डेवलपमेंट हुई पर वो बुरी वाली थी, तो डेवलपमेंट एक्सपेंस कह दिया हमने, कितना, ठीक है जी। लेकिन इसी 2011 के अंदर आप अगर बैलेंस शीट के अंदर जाएं, नॉन करंट एसेट्स की बात करें, अच्छा ये नॉन करंट एसेट्स में नजर आएगा, पक्की बात है, चेक ना करें किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, साइंसदाना साइड दो, साइंसदाना ये सारी आपने इसी तरह से पढ़नी है, ये हम बनाएंगे इस तरह से। ये देखें, ये जनाब आपकी बैलेंस शीट है, कंसोलिडेटेड है, आपको इससे क्या, ये भी बनाना सीख ही लेंगे, लेकिन फिलहाल बस बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के अंदर आपके एसेट्स साइड पर नॉन करंट एसेट्स में क्या नज़र आ रहा है आपको, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट I16, राइट ऑफ यूज़ ये लीज IFRS 16, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी I41, इंटेंजिबल एसेट्स कहाँ नज़र आ रहे हैं, नॉन करंट एसेट्स में, ठीक है। उसके बाद ये भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बाकी ये भी देखेंगे, ये भी हमारे नोट्स का हिस्सा है, ये सारा कुछ ही हमारे पास होगा। और एक चीज़ यहाँ पर नहीं है, तो जाहिर सी बात है क्योंकि इनके पास कोई गाय भैंसे हैं नहीं बायोलॉजिकल एसेट, तो वो जब उस स्टेट में जाएंगे तो एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जिनके अंदर बायोलॉजिकल एसेट्स आपको एसेट्स में नज़र आएंगे, ठीक है, सही है। तो आपको साइंसदान के पास वापस ले आते हैं और आ जाते हैं अपने सवाल पे, ठीक है। अब नॉन करंट एसेट्स में पता लगा कि बैलेंस शीट के अंदर यानी आपको एक्सट्रैक्ट्स मांग ले या इस अटैम्प्ट की तरह से पूरे फाइनल अकाउंट के सवाल के अंदर आपको इंटेंजिबल दे दें, हमें इससे क्या, पूरा सवाल तो और अच्छा होता है, ठीक है। आपने इस एक्सपेंस को पीएनएल में पहुंचा दिया और अब एसेट नॉन करंट एसेट्स में नज़र आना है, तो आपका इंटेंजिबल नज़र आ रहा है, लेकिन अभी क्या है वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो 2010 में कितना CWIP था, कोई नहीं था, अच्छा 2011 के अंदर और 2012 के अंदर ये 15 पड़ा था, मजीद 25 आया और एक माइनस भी हो गया, ये क्या है, यानी मजीद डेवलपमेंट एक्सपेंस कोई नहीं हुआ, बल्कि कैपिटलाइज होना तो पिछले साल से शुरू हो गया था, मजीद कैपिटलाइज हुआ, 40 का तैयार हुआ, उसके बाद अमोर्टाइजेशन इसकी हुई, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस कितना जी, ये 1 रुपये का एक्सपेंस आ गया, ये इसमें से माइनस हो गया और 39, अच्छा
ये इधर नहीं बेहतर, बल्कि ये यूँ करना चाहिए था जैसे रिक्लासिफिकेशन की है ना, कोई कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, बल्कि अब तो हमारा इंटेंजिबल तैयार हो गया है। तो इंटेंजिबल एसेट तैयार हो गया हमारा। अब यहाँ पे आप करते हैं, इसमें से 15 था, ठीक है, 25 ऐड हुआ, ये बेसिकली क्या हुआ था, यहाँ पे पूरा ऐड हो गया था ना 40, तो वहाँ से निकल कर 0 होकर यहाँ पे आ गया, तो मैंने इस तरह डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, -1, तो कितना बन गया, लेना अब आपके एक्सट्रैक्ट्स हैं, ये था IS 38, सारा तो नहीं ख़त्म हुआ, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा आपको चलना फिरना इसमें आ गया, ठीक है। किस किस का पहला दिन था आज, दोबारा हाथ खड़ा करें, समझ तो नहीं आ रही। अच्छा, जो कल आए थे वो आज नहीं आए, बारियां लगाई हुई हैं आप लोगों ने लेकिन आज का लेक्चर तो बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं है। अभी मैंने अमोर्टाइजेशन इम्पेयरमेंट की बात भी कर देनी है, लेकिन उससे पहले इम्पेयरमेंट का उधार पहले उतार लें, ठीक है तो 2 मिनट का काम, लेकिन मेरी तसल्ली हो जाएगी, हालांकि आप लोगों ने कर लिया होगा, आई नो। हाँ जी बच्चों, यहाँ तक को मसला तो नहीं है, श्योर, ले आए इधर, क्या पार्ट 2 शुरू करना है, कर लें।